हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 3 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज के प्रश्न में आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ 15 मिनट तक बने रहेंगे जिसमें हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न हमारा है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो इसरो का जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? 100वां मिशन लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा PSLV F-15 से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इसरो जो है अपने अभी 2024 में यानी लास्ट मंथ में PSLV C-60 रॉकेट से जो है मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है स्पेडेक्स मिशन। और ये किस क्रम का मिशन था? तो ये 99 यानी 99वें क्रम का यह इसरो का मिशन था। और 100वां मिशन जो लॉन्च करने वाला है तो यह कब लॉन्च करने वाला है? तो जनवरी 25 में लॉन्च कर देगा। ठीक है, बात करते हैं कि किस रॉकेट से लॉन्च करेगा। तो GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च करेगा जिसे NVS-02 भी कहा जाता है यानी नेविगेशन 2 भी कहा जाता है। इस रॉकेट के तहत जो है कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो IRNHS-1 के उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2025 में। और यह भारत का पूछे कौन सा मिशन हो जाएगा? तो भारत का यह 100वां मिशन हो जाएगा। 99 नंबर का याद रखना है और 100वें नंबर का याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनबीएस होता है कि नेविगेशन सिस्टम प्रणाली। एनबीएस में अगर पूछा जाए कि अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम क्या है तो इसका नाम है जीपीएस। और रूस का जो नेविगेशन सिस्टम है इसे जो है ग्लोनास कहा जाता है। और भारत का जो जीपीएस सिस्टम है यानी नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है इसका नाम है नाविक। ठीक है, तो 3 देशों का ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करी है? तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम फर्स्ट का किया है। हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कलिंगल को सम्मानित किया है। सॉरी, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो KM3NET क्या है? एक दूरबीन है। इसका संबंध जो है पूछे किससे संबंधित है? तो यह न्यूट्रिनो के अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। KM3NET यह क्या है? इसके तहत जो है 2 दूरबीन को स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भूमध्य सागर में स्थापित किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो न्यूट्रिनो के अध्ययन करने के लिए इसको कहाँ स्थापित किया गया है? भूमध्य सागर में। यह चेक करना है कि हमारा जो ब्रह्मांड बना है किस कणों से बना है, उसी के लिए जो है यह दूरबीन स्थापित किया गया है भूमध्य सागर में। अभी जो है कुछ दिनों पहले चीन ने भी न्यूट्रिनो के अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो जूनो मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। गॉड पार्टिकल की अगर पूछे खोज किसने करी है तो यह किया गया है हिग्स बोसॉन के द्वारा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले के करंट अफेयर क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो यह अंतरिक्ष में कचरे से संबंधित है। यानी जो अंतरिक्ष में कचरा होता है उसको क्या कहा जाता है? डेब्रीज कहा जाता है। जैसे कोई सैटेलाइट 5 साल के लिए लॉन्च कर दिया गया, वो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, 5 साल बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर भी ये चक्कर लगाएगा लेकिन यह एक कचरा हो जाएगा। कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा तो हो सकता है कि इससे जाके टकरा जाए। ठीक है, तो नया वाला सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो इसी को समाप्त करने के लिए केसलर सिंड्रोम नाम दिया गया है किसको? अंतरिक्ष में जो कचरा है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो मैक्सिको ने संभाली है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल इसकी अंग्रेजी होती है FATF। ठीक है, तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी अध्यक्षता किसने संभाली है? मैक्सिको ने। मैक्सिको के अगर बात करें कि
की अध्यक्ष मतलब यहाँ की किस महिला ने इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो एलिजा माद्रोजो ने संभाली है। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? यानी कि जो जोमैटो और जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन्हीं के लिए यह बिल लाया गया है, ठीक है, यानी कि उनके स्वास्थ्य के लिए यह बिल लाया गया है और ऐसा लाने वाला यह दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक। पहला अगर पूछे कौन सा है तो राजस्थान है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह नाम जो है कब पड़ा था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो 2021 में यह नाम रखा गया था। इसके पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का क्या नाम था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसकी शुरुआत करी जाती है 1991 में और 2021 में इसका नाम बदल के कर दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी इनामी राशि अगर पूछे कितनी है तो इसकी इनामी राशि है 25 लाख रुपये। बात करते हैं कि 2024 में कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 24 में 4 लोगों को ही दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं 4 लोग कौन कौन से हैं। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं 4 नाम। डीपी मतलब डी से गुकेश, पी से हो जाएगा प्रवीण कुमार और बाकी हरमनप्रीत सिंह। मन यहाँ से मन ले लेंगे और यहाँ से मनु, ठीक है। तो दोनों थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। डी गुकेश कौन है? तो शतरंज के सबसे युवा विश्व विजेता हैं। हरमनप्रीत सिंह कौन है? तो हॉकी टीम की कप्तान है, यानी इंडिया हॉकी टीम की कप्तान है। प्रवीण कुमार कौन है? पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। ये जो है ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे, किसमें? हाई जंप में। वहीं मनु भाकर जी कौन है? तो भारत के लिए शूटिंग में 2 ब्रोंज मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। किस खेल में? तो शूटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछे अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो 1961 में होता है। कब? 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है 15 लाख रुपए इनामी राशि होती है, लेकिन पहली बार इसकी शुरुआत करी गई है अर्जुन अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत पहली बार करी गई है। इसमें जो है 2 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है, एक तो है सुच्चा सिंह और दूसरे हैं मुरलीकांत पाटेकर। ये एथलीट हैं और दूसरे हैं मुरली पाटेकर, ये स्विमिंग में भारत के लिए गोल्ड जीत गए हैं और इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है। आपको बताना है कि कौन सी इनके ऊपर एक मूवी बनी है, ठीक है। अभी हाल ही में यह फिल्म रिलीज भी हुई है। तो अर्जुन अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुच्चा सिंह और मुरलीकांत को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 2023 में अगर पूछे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? तो 2 व्यक्तियों को मिला है और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी है? 25 जून को करी है। चौथा प्रश्न हमारा है, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.93% की कमी करी है भारत सरकार ने, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, यह जो है जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करता है और इसकी स्थापना करी गई थी 1994 में, ठीक है। कब करी गई थी? तो 1994 में करी गई थी। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और जो UNFCCC में जो भी संगठन देश शामिल हैं, उन्हीं सभी देशों की जब मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? कॉप कहा जाता है, ठीक है। तो कॉप फर्स्ट की बैठक कब हुई थी? 1995 में। स्थापना 1994 में, बैठक 1995 में हुई थी, जिसे कॉप फर्स्ट कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर फर्स्ट। कहाँ पर हुई थी? बर्लिन में, और बर्लिन शहर भी कहाँ है? जर्मनी में, ठीक है। अभी जो है 29वें क्रम का 2024 में अगर पूछे बैठक कहाँ हुई है, 24वें क्रम की बैठक कहाँ हुई है कॉप की, तो यह कॉप 29 की 2024 में बैठक हुई है बाकू अजरबैजान में, ठीक है। वहीं पूछे कि जो है 30वें क्रम का कहाँ पे होगा, अच्छा ठीक है, तो मैं तीसरा खुद बता दूंगा, आपको बताना है 27वें क्रम का और 28वें क्रम की बैठक कहाँ हुई है। कॉप 27 और कॉप 28 की बैठक कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो भारत में जो है इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भी UNFCCC के अनुसार एक रिपोर्ट जारी किया गया है कि भारत 2020 में
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करा है। कितना परसेंट? तो पिछले साल की अपेक्षा जो है 7.93% की कमी करा है। ठीक है। और वहीं अगर पूछे कि 2005 से 2005 की अपेक्षा अगर लिया जाए कि 2020 में कितना प्रतिशत की कमी कर दिया गया है, तो 2005 से लिया जाए तो यह 36% की गिरावट देखी गई है किसमें? ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो यह 7.93% की कमी करी गई है। तो दोनों डाटा आपको याद रखना है। 2005 से अगर 20 के बीच में पूछे तो 36% और 2019 से 2020 के बीच में पूछे तो 7.9%। ठीक है। किसके अनुसार? तो UNFCCC के अनुसार। ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको बताना है। ठीक है। अब जो है वो जो इस मूवी पर पिक्चर बनी है मुरलीकांत पाटेकर जी की, इसका नाम बताना है। मैं ये दोनों कॉप की बैठक बता देता हूँ आपको। जैसे कॉप 27 कहाँ पे हुई थी? तो शर्म अल शेख में हुई थी। शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और वहीं पूछे कि 28 वाली कहाँ हुई थी? तो UAE में। कहाँ? UAE में इसकी बैठक हुई थी 28 वाला। ठीक है। 29 वाला बाकू अजरबैजान में 2024 में हुआ था। और 30 वाला कहाँ पे होगा? तो यह ब्राज़ील में होगा 2025 में। ठीक है। अब बात करते हैं COP16। ठीक है। COP16 अगर पूछे किससे संबंधित है, तो यह जैव विविधता से संबंधित है। इसकी बैठक कहाँ पे हो रही है? तो कोलंबिया में। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? दूसरा वाला पूछे तो कहाँ पे हुआ है? तो यह प्रयागराज में हुआ है। पहला वाला पूछे तो बीकानेर में, और तीसरा पूछे कहाँ पे होगा? तो गुवाहाटी में होगा। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो जो घरेलू स्तर पर उड़ान भरती है, मतलब मान लीजिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में जो घरेलू वाली फ्लाइट है, जैसे स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर और एयर इंडिया, ये सभी जब अपने देश से किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में जाएंगे तो फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जो है जब फ्लाइट में बैठ जाते हैं लोग, तो जो है वहाँ पे वाईफाई मतलब फ्लाइट मोड लगा के फ़ोन को जो है ऑफ़ कर दिया जाता है, या तो फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दिया जाता है। लेकिन अब फ्लाइट मोड पे डालने के बाद भी जिस फ्लाइट में उड़ेंगे वो अपना इंटरनेट सेवा आपको प्रदान करेगी। तो इस प्रकार की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली, वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो यह बन गई है एयर इंडिया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इसकी व्याख्या देखें तो घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली फ्लाइट कौन सी बन गई है? तो एयर इंडिया बन गई है। ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं उड़ान कैफ़े किसके लिए शुरू किया गया था? तो यह जो फ्लाइट के टाइम पे अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं, तो अगर आपको भूख लगी है तो खाना अगर आपको खाना है तो वहाँ पे जो खाना होता है बहुत ही महंगा मिलता है। ठीक है। तो उस खाने की कीमत को कम करने के लिए उड़ान कैफ़े नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। किसके द्वारा? राम मोहन नायडू जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं। और यह जो है योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो कोलकाता में शुरू की गई है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, टाटा एयरलाइंस की अगर पूछे स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद टाटा एयरलाइंस कहाँ चली जाती है? यह एयर इंडिया के पास चली जाती है। तो एयर इंडिया नाम से जो है यह फ्लाइट अपना उड़ा रही थी। ठीक है। लेकिन अभी जो है कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ मंथ पहले जो है एयर इंडिया फिर से वापस कहाँ चली आई है? इसका फिर से विलय किस में हो गया है? टाटा एयरलाइंस में। ठीक है। तो स्थापना कब हुआ था? 1932 में। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे कास्पर कहते हैं, का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो पोर्ट लुइस में खोला गया है, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। ठीक है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस चैवेट का संबंध किससे है? तो बिट्राइस चैवेट कहाँ की हैं? तो ये केन्या की हैं। कहाँ की? बिट्राइस चैवेट कहाँ की हैं? तो केन्या की हैं। बिट्राइस चैवेट ये कहाँ की हैं? ये केन्या की हैं। अभी जो है एक दौड़ हो रहा था बार्सिलोना में। ठीक है। बार्सिलोना अगर पूछे स्थान कहाँ पे है, तो यह स्पेन में है। कहाँ पे? स्पेन में है। ठीक है। तो बिट्राइस चैवेट ये केन्या की हैं, और बार्सिलोना में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें इन्होंने 5 किलोमीटर की रेस को जो है मात्र 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ दी। ठीक है। कितने में? तो 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ दी, और इस प्रकार से महिला वर्ग में यह विश्व रिकॉर्ड बन गया है। तो इनका नाम याद रखना है, और किस देश से संबंधित है ये भी याद रखना है। ठीक है। वहीं बात करते हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्हें जो है ICC रेटिंग में
आईसीसी रेटिंग पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि इनकी रेटिंग अगर पूछे कितनी है तो इनकी 907 पॉइंट है, जो कि अब तक का भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। ठीक है, तो सर्वोच्च अगर पूछे आईसीसी रेटिंग इसको मिला है तो जसप्रीत बुमराह को है, अब मिला है। अब तक जो है किसी भी खिलाड़ी को इतना ज़्यादा रेटिंग नहीं मिला है। ठीक है, इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला, तो ये भी नाम आपको याद रखना। तो पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिल गई है, तो जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है, तो कोटे डी आइवर बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी किसे घोषित किया है, तो किस देश को सौंप दिया है, तो दक्षिण कोरिया को पहली बार इसकी मेजबानी दी गई है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल बताया है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 के बाद सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष किसको बताया है, तो 2024 को बताया है। ठीक है, 1901 के बाद से अगर बात करें कि सबसे गर्म वर्ष किसको घोषित किया गया है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, तो 2024 को किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2024 में औसत वार्षिक तापमान कितना रहा है, मतलब पूरे वर्ष जो है 25 डिग्री से कम तापमान आया ही नहीं। ठीक है, औसत पूछा गया है। ठीक है, इसमें जैसे औसत का मतलब होता है कि बीच का, मान लीजिए 1 से लेकर और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 7 इन दोनों का अगर औसत पूछे कितना है, तो औसत हो जाएगा 3.5 पॉइंट। ठीक है, तो ये औसत हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप अगर इसमें समझ गए होंगे, अब अगर नहीं समझ पाते तो आपको लगता है कि ठंडी में तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है, वहीं गर्मी में जो है टेम्परेचर अब की बार शायद 48, हमारे यहाँ पे 48 तक गया है। ठीक है, तो इसका औसत हो जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसी को औसत कहा जाता है। तो औसत वार्षिक तापांतर कितना गया है, 25.75 डिग्री सेल्सियस चला गया। ठीक है, जो कि 1901 के बाद अब तक का यह सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। ठीक है, इसका प्रभाव किसके कारण हुआ है, तो अल नीनो के कारण हुआ है। जो भारतीय मानसून है इधर से जो अल नीनो आता है, तो इसी प्रभाव से यही जो है अल नीनो के कारण जो है भारत में सूखा भी पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि अल नीनो किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। वहीं ला नीनो पूछे कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। ठीक है, जब अल नीनो आएगा तो भारत में सूखा पड़ जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा ही बारिश या फिर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं जब ला नीनो आता है तो मौसम भी नॉर्मल रहता है, यानी कि ठंड भी का अच्छी तरह होगा, बारिश भी होगी और गर्मी भी ठीक ठाक रहेगी। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रिगोबर्टा मेंचू को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है, तो 22 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भुवनेश कुमार जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आपको बताना है कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड में कितने नंबर, सॉरी मैंने खुद ही बता दिया। ठीक है, तो ठीक है, जाने दीजिए। अब देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ है, डबल ओ एफ नहीं रहेगा, मतलब OFF नहीं रहेगा, एक ही एफ रहेगा, तो ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में। इसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो IAS भुवनेश कुमार जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसकी स्थापना पूछे कब करी गई है, तो 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। और यह वैधानिक संस्था कब बनता है, तो 2016 के आधार अधिनियम से यह जो है वैधानिक संस्था बन जाता है। यही जो है आधार कार्ड जारी करता है। और आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, तो ये तो सभी को पता हो गया होगा, 12 नंबर होते हैं। और पहली बार इसके अध्यक्ष कब बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे, तो नंदन नीलगिरी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, और वर्तमान में भुवनेश कुमार जी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, एक प्रश्न मैं भूल गया था वहाँ पे, मतलब भूल क्या गया था, मैं टाइप किया था लेकिन फिर ऊपर मैंने सोचा क्या ऊपर जाएं, यहीं पे टाइप करते हैं। तो जो अभी 4 लोगों को भारतीय खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी जो है 4 व्यक्तियों को मिला है, इन 4 व्यक्तियों के नाम को प्रस्तावित करने वाला समिति की जो गठन की गई है, उस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं वी राम सुब्रमण्यम जी बनाए गए हैं, जो कि वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं, वी राम सुब्रमण्यम जी हैं,
इन्हीं की समिति की सिफारिश पर जो है 2024 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला है, उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि यह समिति जो गठित की गई है बी राम सुब्रमण्यम जी के नाम पर गठित की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का किताब का ताज किसने जीता है, तो केंजा लिली ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है, 24 जुलाई को मनाया गया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी, तो भारत की पहली बार यह जनगणना शुरू हुई है किसको लेकर, जो तटीय पक्षी होते हैं और वेडर पक्षी, इनको लेकर जनगणना कहाँ पर प्रारंभ होगी, तो गुजरात में प्रारंभ होगी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। भारत की पहली, अगर पूछे कि भारत की तटीय और वेडर पक्षी जनगणना, यानी कि जो तटों पर पक्षी आते हैं किसी दूसरे देश में, जैसे साइबेरिया क्षेत्र से ये जो है भारत में आ जाते हैं, क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र जो रूस का है भाग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ से जो है पक्षी इधर चले आते हैं। ठीक है, तो उन सभी पक्षियों की जनगणना और जो भारत में पक्षी हैं उनकी जनगणना करने के लिए पहली बार जो है यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, और यह जो है जनगणना कहाँ पर शुरू होगी, तो यह जामनगर गुजरात से शुरू होगी। और भारत के 3 जिलों में इस प्रकार की जनगणना कराई जाएगी, एक तो देवभूमि जिला में, जामनगर जिला में और मोरहाबादी जिला में कराई जाएगी। देवभूमि जिला आपको बताना है किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है। ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड में है। जामनगर तो ये तो बता ही दिया गुजरात में है। मोरहाबादी अभी जो है एक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था, मतलब 7-8 महीने पहले हो गया है, तो यहाँ पे जो है पुल टूट जाने की घटना से वहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गुजरात में अभी 34वें क्रम का एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है वाव धराद जिला। ठीक है, वाव धराद जिला ये गुजरात का 34वां जिला बना है, तो ये भी आपको याद रखना है। यूपी का जो 76वां जिला बना है, तो यह महाकुंभ बना है। वहीं राजस्थान में 10 जिला और बाकी के 3 संभाग, इन तीनों को मतलब 10 जिला और 3 संभाग को यह जो है क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, इसरो को चुना गया है। किसकी उपलब्धि के लिए, तो चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए। किस पोल पर भारत पहली बार पहुंच गया है, मतलब पूरे विश्व में पहली बार पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है, तो साउथ पोल पर। हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, तो मोंगला बंदरगाह कहाँ है, बांग्लादेश में है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 4 जनवरी को मनाता है। कब, 4 जनवरी को मनाता है, सॉरी 1 जनवरी को, कब 1 जनवरी को मनाता है, इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। इसलिए प्रतिवर्ष 1 जनवरी को DRDO अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, दिल्ली में है। DRDO के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, दौलत कोठारी जी बनाए गए थे। दा से देखिए मैच करता है, DRDO मतलब DRDO, डी से दौलत कोठारी, तो डी दोनों में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैच कराएंगे, याद हो जाएगा। वर्तमान में अगर पूछे कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर कामत जी हैं। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, तो वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा 2025 को जो है कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, जो कि DRDO के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुमायूं मकबरा में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है, तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ध्रुव स्पेस कंपनी को दी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 20 से 22 मिनट में समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।